वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एफएससी क्लासेस पे। दोस्तों, संविधान की श्रृंखला के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो है शासन प्रणाली। शासन प्रणाली टॉपिक के अंतर्गत जो पहला प्रश्न लेके आज हम आपके सामने आए हैं उस पर ध्यान देते हैं कि पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे राज्य के कुल 4 तत्व होते हैं, महत्वपूर्ण तत्व में सबसे पहले ध्यान देंगे कि राज्य के कितने तत्व होते हैं, तो राज्य के 4 तत्व होते हैं। पूछ रहा है कि उन चारों में से सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, संप्रभुता। अब ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों हुआ और बाकी के 3 कौन से तत्व हैं, तो अगर हम इस पे अगर इसके डीप में चलते हैं तो हम सबसे पहले ये देखें कि संप्रभुता कहते किसको हैं, कि आखिर संप्रभुता क्या है। ठीक, तो संप्रभुता का तात्पर्य होता है कि अपने देश यानी कि जो भी उस एरिया जो है, जैसे मतलब ये इंडिया की अंदर का जो एरिया है, इसमें नियम बनाने के लिए वहाँ की संसद जो है वह स्वतंत्र है, उसको किसी से किसी प्रकार का आदेश या प्रस्ताव पास कराने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने यहाँ अपने नियम कानून को बनाने के लिए पूर्णतः क्या है, स्वतंत्र है। ये तो हो गया कि संप्रभुता किसे कहते हैं। अब बाकी के जो महत्वपूर्ण 4 तत्व हैं उनमें देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो तत्व हमारे सामने है, यहाँ से देखें, पहला तत्व जो है वो है जनसंख्या। मतलब जनसंख्या होगी तभी तो देश बनेगा, बिना आदमी के कैसे देश बनेगा। सबसे पहला तत्व क्या है, जनसंख्या। इतना भी ना हो जैसे भारत का बढ़ रहा है, हम 2 हमारे 240, वो वाला ना हो। और दूसरी चीज क्षेत्र होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, अब क्षेत्र और जनसंख्या को आप लोग समझ रहे होंगे कि जनसंख्या किसको कहेंगे, क्षेत्र किसको कहेंगे। अब क्षेत्र को कहीं कहीं भूभाग भी लिख के आ जाएगा। क्या लिख के आएगा, भूभाग लिख के आएगा। तो आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं होना, भूभाग और क्षेत्र एक ही चीज है भाई। भूभाग रहेगा उस पर जनता रहेगी, भूभाग होगा तभी देश बनेगा। देश किससे बनता है, जनता से बनता है। तो भूभाग होना चाहिए, जनता होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, और चौथी चीज क्या होनी चाहिए, जनसंख्या हो गया, भूभाग हो गया। फिर इन सबको कंट्रोल कौन करेगा, कौन इनके लिए नियम बनाएगा, सरकार बनाएगी। यानी कि सरकार का होना जरूरी है, सरकार या सत्ता का होना जरूरी है। तो ये प्रमुख 4 तत्व हो गए, संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग, सरकार या सत्ता। और इन 4 में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, संप्रभुता। महत्वपूर्ण इसलिए है, इसकी महत्व का अंदाजा इसी लगाइए कि अगर संप्रभुता ना हो तो इन तीनों के रहने के बाद भी देश पूर्णतः स्वतंत्र नहीं माना जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की वीडियो का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। सबसे पहली चीज यहाँ समझने वाली जो चीज है कि शासन प्रणाली होती क्या है, शासन प्रणाली किसको कहते हैं। किसी भी देश के अंतर्गत शासन चलाने की जो पद्धति है, मतलब शासन किस हिसाब से चलेगा, कौन से नियम कानून होंगे, शासन चलाने का ढर्रा क्या होगा, वो उसको कहेंगे शासन प्रणाली। मतलब शासन चलाने के लिए नियमों के संकलन को शासन प्रणाली कहेंगे। अब ये हो गई। अब देखते हैं कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पहला दिया लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक या अर्ध लोकतंत्रात्मक। सबसे पहले एक एक को डिफाइन करते हुए चलते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या होती है। यहाँ ये होता है कि किसी भी देश की, जैसे मतलब अगर ये कोई देश है, तो इसकी अंदर की जो पावर होगी वो एक व्यक्ति में होगी, और यह व्यक्ति अपने हिसाब से अपने लिए कैबिनेट या अपने मंत्रिमंडल बनाएगा, और उन सबका ये अकेला अध्यक्ष होगा। मतलब जो इच्छा करेगी उसको अपने मंत्रिमंडल के सहायता से काम कराएगा। अब दूसरी चीज पे चलते हैं। इसमें एक चीज अधिनायकवाद या अधिनायक तंत्र भी मिलेगा आपको, इस ऑप्शन में नहीं है। उसको तानाशाही कहते हैं, यानी कि डिक्टेटरशिप, तानाशाही। जैसे वो कोरिया वाला है, किम जोंग यूंग, तानाशाही, वो भी एक प्रकार का शासन प्रणाली ही है। इससे पहले हिटलर था, तो ये भी एक तानाशाही है। डिक्टेटरशिप को भी तानाशाही कहते हैं। इसको अधिनायक तंत्र के भी नाम से जाना जाता है। किस तंत्र के नाम से, अधिनायक तंत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस चीज को जरूर ध्यान में रखें कि अधिनायक तंत्र क्या होता है। अधिनायक तंत्र तानाशाही को कहा जाता है, क्योंकि पिछले यूपी SSC के अधीनस्थ के ही किसी परीक्षा में अधिनायक तंत्र संबंधित है करके प्रश्न आया था। इसलिए उस प्रश्न को यहीं पे आप अपने ध्यान में रखेंगे और इसको नोट भी करेंगे कि अधिनायक तंत्र का तात्पर्य किससे है। अधिनायक तंत्र को सीधे सीधे तानाशाही से जोड़ दिया जाता है। अब अगले पे चलते हैं। संसदात्मक। संसदात्मक मतलब ऐसी शासन प्रणाली जिसमें संसद की भूमिका हो। किसकी भूमिका हो, संसद की भूमिका हो, उसको क्या कहेंगे, संसदात्मक प्रणाली। अच्छा, अध्यक्षात्मक हो गया, संसदात्मक हो गया, अधिनायकवाद हो गया। ये 3 क्या है, ये सब शासन प्रणाली है। अलग अलग देशों में इस प्रकार के अलग अलग चीजें चलती हैं। और एक चीज आपको मिलेगा, एरिस्टोक्रेसी वर्ड मिलेगा।
अगर आप यूपी पीसीएस की उत्तर पुस्तिका प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे तो आपको एक शब्द मिलेगा एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी इसका तात्पर्य होता है सीधे सीधे राजतंत्र। राजतंत्र जहाँ पे राजा होता है उस और सत्ता का अधिकार वंशानुगत होता है। जैसे इस समय पूछा था प्रश्न में कि एरिस्टोक्रेसी कहाँ पे है, यानी कि एरिस्टोक्रेसी के तहत कौन सा देश शासित होता है, तो इसका उत्तर तो उस समय खैर सऊदी अरब था। लेकिन एरिस्टोक्रेसी से आप राजतंत्र का अंदाजा लगाएंगे कि राजतंत्र किसको कहते हैं। एरिस्टोक्रेसी से मतलब जहाँ पे राजा होंगे। लेकिन ब्रिटेन में राजा है लेकिन वहाँ एरिस्टोक्रेसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राजा को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। इस राजा को किसी प्रकार का कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। अब ये देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में भारत में शासन प्रणाली चलाने के लिए कौन सी शासन प्रणाली की व्यवस्था की। अब यहाँ दो चीज आपको दिखेगी, एक तो लोकतंत्रात्मक, आप इसमें सोच सकते हैं, एक संसदात्मक। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, अर्ध लोकतंत्रात्मक जैसा कुछ होता ही नहीं है। अब संसदात्मक है या लोकतंत्रात्मक, तो यहाँ संसदात्मक पे आप टिक मारेंगे क्योंकि हमारे यहाँ नियम बनाने के लिए संसद का महत्व दिया गया, इसलिए हमारे यहाँ संसदात्मक प्रणाली है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज की वीडियो का जो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं। अब यहाँ ये सीधे सीधे आप यहाँ प्रश्न में ही उत्तर छुपा है। जैसे राष्ट्रपति प्रणाली यानी कि राष्ट्रपति पद्धति, तो जब नाम ही इसका राष्ट्रपति पद्धति है तो सारी शक्तियां किसमें होंगी? राष्ट्रपति में होंगी। इस प्रकार का शासन प्रणाली कहाँ पे है? तो यूएसए में है। इस प्रकार की शासन प्रणाली कहाँ है? यूएसए में है। इसीलिए यूएसए के राष्ट्रपति को सबसे पावरफुल राष्ट्रपति माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे पावरफुल राष्ट्रपति किसको माना जाता है? यूएसए के प्रेसिडेंट को सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? अब देखिए भारतीय राजतंत्र, यहाँ ये टाइपिंग मिस्टेक था किस पेपर में, इसीलिए इसको एज इट इज उतार दिया। भारत में राजतंत्र नहीं है, कभी था, अब वर्तमान में किसी प्रकार का कोई राजतंत्र नहीं है। अब हम भारत में किसके अंतर्गत रहते हैं? अब हम भारत में लोकतंत्र के अंतर्गत रहते हैं। किसके अंतर्गत? लोकतंत्र के अंतर्गत रहते हैं। इसलिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आयोग की टाइपिंग मिस्टेक थी, इसलिए एज इट इज प्रश्न को उतार दिया गया कि भारतीय लोकतंत्र की विशेषता कौन सा नहीं है। देखेंगे, एक संविधान की संगत सरकार, मतलब संविधान के हिसाब से सरकार, दूसरी बात लोकतांत्रिक सरकार, तीसरी बात विधि का शासन और सत्तावादी सरकार। अब यहाँ से आप देखेंगे हमारे यहाँ जो सरकार है वो किसके संगत चलती है? किसके संगत चलती है? संविधान के संगत चलती है। तो ये ऑप्शन सही है। इसका मतलब ये है लोकतंत्र है, हमारे यहाँ मत देने का अधिकार है, सत्ता को बदलने का अधिकार है और समस्त शक्ति जनता में निहित है, इसलिए ये भी है हमारे यहाँ। विधि का शासन, हमारे यहाँ नियम सबके लिए एक बराबर है, मतलब नियम का शासन है, तो ये भी है। लेकिन सत्तावादी सरकारें हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सत्तावादी सरकारें। अब अगले प्रश्न पे चलें, निम्न में से कौन सी सुशासन की व्यवस्था विशेषता नहीं है? सुशासन से तात्पर्य आप क्या समझते हैं? सुशासन से तात्पर्य होता है कि सही शासन व्यवस्था। यहाँ सुशासन गलत तरीके से लिखा है, लेकिन इसको वर्तनी शुद्धि की बात नहीं चल रही यहाँ पे। अब सीधे से सुशासन को ही समझेंगे। कौन सी यहाँ सुशासन की विशेषता नहीं है? जवाबदेही। हमारे यहाँ जवाबदेही है, प्रत्येक पद पे धारित व्यक्ति किसी न किसी सदन के प्रति जवाबदेह होता है। जैसे प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होगा? लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगा। तो जवाबदेही हमारे यहाँ पारदर्शिता है। आरटीआई कानून इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। विधि का शासन यानी कि कानून का नियम, लेकिन हमारे लाल फीताशाही नहीं है। लाल फीताशाही को क्या कहते हैं? जैसे जो मर्जी का नियम बना देना, ऐसा हमारे यहाँ हमारे शासन प्रणाली में नहीं है। तो ये सुशासन की व्यवस्था नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा लाल फीताशाही। अगले स्लाइड पे चल के अगला प्रश्न देखते हैं अपने वीडियो का। दोस्तों, ये जो प्रश्न आपके सामने रखे जा रहे हैं, ये गिने चुने उन प्रमुख प्रश्नों का संकलन है जो प्रत्येक परीक्षा में लगभग आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? मतलब राजनीतिक सत्ता किसके द्वारा प्राप्त होती है? क्या राष्ट्रपति राजनीतिक सत्ता प्रदान करता है? बिल्कुल नहीं प्रदान करता है। संसद प्रदान करती है? संसद तो बिल्कुल ही नहीं प्रदान करती है, क्योंकि संसद किससे बनती है? तो संसद लोकसभा से प्लस राज्यसभा से प्लस राष्ट्रपति से, इन तीनों से मिलकर क्या बनेगा? इस तीनों से मिलकर संसद बनेगा। तो संसद कहीं से भी सत्ता प्रदान करने का कोई माध्यम नहीं बन रहा है। अब संविधान देता है सत्ता, संविधान क्या सत्ता प्रदान करता है? संविधान ये बताता है कि सत्ता चलाएंगे कैसे, ना कि सत्ता देता है। तो सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता है। राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है,
बहुत सटीक प्रश्न है कि यहाँ आप गणतंत्र का अर्थ समझेंगे। गणतंत्र शब्द से तो आप बहुत बार सुने होंगे, गणतंत्र शब्द बहुत बार सुने होंगे, इसलिए इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो इसमें प्रत्येक ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। क्या भारत की जनता किसी मामले का निर्णय करती है? बिल्कुल नहीं करती है। मामले का निर्णय कौन करता है भारत में? न्यायपालिका करती है। कौन करता है? न्यायपालिका करती है। इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि हम किसी भी मामले का निर्णय कराने के लिए कहाँ जाते हैं? न्यायपालिका में जाते हैं। तो ये तो हो गया गलत। भारत में संसदीय शासन नहीं है। अब बताइए, अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, मन का बात किए हैं, हाँ, अभी उनका कुछ दिन पहले बर्थडे था, 8 तो चीता गिफ्ट किए हैं भारत को। तो संसदीय शासन प्रणाली है, तभी तो संसद बन के प्रधानमंत्री बने हैं। अब भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक, क्या भारत में वंशानुगत शासन है? ऐसा अगर होता तो प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, फिर इसका बेटा प्रधानमंत्री, इसका बेटा प्रधानमंत्री। अब आप सोचेंगे कांग्रेस के शासन में ऐसा होता था, हाँ, कि जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री पीएम हुई, फिर उनके पुत्र पीएम हुए, फिर उनके पुत्र पीएम बनने के लिए काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये सभी लोग लोकतांत्रिक रूप से प्रधानमंत्री चुने गए। कैसे चुने गए? लोकतांत्रिक रूप से, मतलब चुनाव लड़ा, इन लोगों ने चुनाव जीता और उसके बाद ये प्रधानमंत्री बने। तो लोकतांत्रिक ढंग से ये लोग प्रधानमंत्री बने। तो हमारे यहाँ भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ये बात क्या है? ये बात सही है और यही हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। दोस्तों, आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न लेके आपके सामने है। राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। प्राधिकार का क्या मतलब है? प्राधिकार का मतलब क्या है? प्राधिकार से आप क्या समझते हैं कि राज्य और सरकारों को अधिकार कहाँ से मिलता है? राष्ट्रपति देता है? बिल्कुल नहीं देता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अधिकारों का खुद ही संविधान में उल्लेख है। प्रधानमंत्री के अधिकारों का संविधान में उल्लेख है। संसद के अधिकारों का, कि जो संसद होगा वो क्या अधिकार होगा, संसद में कौन बैठेगा, कौन वहाँ का सांसद बनेगा, क्या नियम कानून, इन सब का उल्लेख किसमें है? भारत के संविधान में है। तो राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार किससे प्राप्त होता है? भारत की संविधान से प्राप्त होता है। दोस्तों, ये आज के 8 शासन प्रणाली के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखे हैं। आशा करता हूं कि मैं आपको अच्छे से समझाने में सफल रहा हूंगा और इन प्रश्नों को आप तक पहुंचाने में हमारी टीम ने जी तोड़ मेहनत की है। उस मेहनत की कदर करते हुए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक शेयर किसी सुदूर गांव में बैठे छात्र को भी शिक्षा के अवसर को सुगम कराएगा। और शिक्षा बांटना पुण्य का काम है दोस्तों, तो पुण्य के भागीदार बनिए, हमारे वीडियो को पहुँचाइए और हमारे चैनल से ऐसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।